चंद्रयान 3 जो जनसत्ता में आया था, तो कभी हो सकता है कि चंद्रयान 2 को लेके 1 को लेके क्वेश्चन बने, तो हम लोग उसकी थोड़ी सी बात समझते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग कर सकते हैं या करने पड़ेंगे हमें वो ये है, पहला तो ये चंद्रयान को लेके है, कुछ इसकी हम बात करेंगे चंद्रयान। और चंद्रयान देखिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1, चंद्रयान 1, तो ये तीनों है। कभी जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो इन तीनों से बनेगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों से ही क्वेश्चन बनेगा। आपको इसमें आपको बता दूं कैसे हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अभी कल पेपर में ये था चंद्रयान 3, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सबसे पहले तो यही बनेगा कि चंद्रयान 3 जो है वो क्या है। तो ये चंद्रयान 3 इज अ प्रोजेक्ट, है ना। एक प्रोजेक्ट है, किसका है? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और कौन इसको अप्लाई करेगा? इसरो, ठीक है। इसरो इसको अप्लाई करेगा। और इसका मेन पर्पस क्या है ना? मेन पर्पस क्या है? एक्सिस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा पर जाना या मून के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो सबसे पहला आपके माइंड में या जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए, व्हाट इज द चंद्रयान। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इज ए प्रोजेक्ट, ये कार्यक्रम है, कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। दैट इज ए प्रोजेक्ट। पर्टिकुलर वर्ड आपको पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज ए प्रोजेक्ट, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हु अप्लाई? इसरो, यानी इसरो द्वारा शुरू किया गया भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। किसके लिए है? टू एक्सेस द मून, चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, या चंद्रमा पर जाने के लिए। जाना या एकत्रित करना अलग बात है। अभी तक चंद्रमा पर ये यूएसए ने बोला है हमने लैंड किया है, तो ये चीज ध्यान रखना है। पर्टिकुलर वर्ड होता क्या है ना, बहुत सारी चीजें हम बोल जाते हैं। अगर आप एग्जिट वर्ड किसी को समझा दो कि दैट इज ये है, तो बाकी चीज आपको खुद समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा आपको कि ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, इसरो इसको अप्लाई करेगा। और किसके लिए? सीधा बहुत और इजी में कर देते हैं हम आपको, टू नो मून, है ना। टू नो मून यानी चंद्रमा को जानने के लिए या चंद्रमा पर आगे जाने के लिए, जो भी हो सकता है, ये है। अभी लोग बोले कि यूएसए मून पे गया है, ऐसा ये 2010 में यूएसए के जो मून प्रोजेक्ट था उसको मीडिया ने मतलब बोला कि ये केवल एक र्यूमर है, यूएसए कभी मून पे नहीं गया। तो जो लोगों ने एक जो उसके लिए क्लियर किया कि क्यों नहीं गया, तो उन्होंने बोला कि जो मून पे फ्लैग है यूएसए का, वो मूवमेंट कर रहा है ना, मतलब लहरा रहा है, वो फ्लैशिंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मून पर तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। पहला उन्होंने ये रीजन दिया कि मून जो यूएसए नहीं गया। दूसरा रीजन दिया वहां पे कि शैडो कैसे बन रहा है, शैडो नहीं बनना चाहिए। तो वो सारे दो रीजन दिए उन्होंने। तो यूएसए ने कुछ नहीं कहा, बड़ा आदमी है तो कभी कुछ बोलता नहीं है। इसको बोलते हैं निगेटिव पब्लिसिटी, निगेटिव पब्लिसिटी इसको कहते हैं। तो जो बड़ा रहेगा ना, कभी कभी आप जैसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं और सीधे सीधे लोग पीएम को बोलते हैं, और पीएम अगर अपने भाषण में कन्हैया कुमार का नाम ले दे
या किसी का भी नाम ले दें तो उसी दिन से वो हीरो बन जाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो तो निगेटिव में रिप्लाई नहीं करते वो लोग। वही चीज यूएसए की है। और तो देखो, एटमॉस्फेयर हर बॉडी पे है, पहली बात तो ये एटमॉस्फेयर बॉडी क्या, ये जो मार्कर है ना आपका, ये यानी जो मार्कर है, इसके आसपास भी एटमॉस्फेयर है। जो लोग साइंस को समझते हैं वो लोग समझते होंगे कि मास हमेशा छोटी चीज को अट्रैक्ट करता है। कोई भी मास हो, मतलब कोई भी भार हो, वो अपने से छोटी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये बात समझ लेना, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके आसपास कोई उसके अट्रैक्शन ना हो। बस इतना है, जैसा एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर है, अर्थ का है, वैसा मून का नहीं है। तो विंड वहां भी चलती है, तो सन की रेज वहां भी जाती है, और सारा कुछ है। तो वहां पे जो फ्लैग है वो लहरा भी सकता है, और वहां पे शैडो भी बन सकता है। और है क्या कि हम लोगों के माइंड में एक चीज इनबिल्ट कर दी गई है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम, देयर इज ओनली ऑन द अर्थ। केवल पृथ्वी पर है, बाकी जगह कहीं एटमॉस्फेयर नहीं है। हम लोग बचपन से ऐसे पढ़े, शायद 6-7 की जो बुक्स आती हैं उनमें भी ऐसा ही लिखा होता था कि कोई वायुमंडल नहीं है। तो ध्यान रखना है, वायुमंडल है, वायुमंडल का मतलब 3 चीजें होती है मेन, गैस एंड डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो वहां पर होंगी वो, बट कंपोजिशन ऑफ द गैसेस एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इज नॉट लाइक द अर्थ, सो देयर इज नो लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन। सिंपल से पॉइंट है। तो खैर, तो चंद्रयान जो 1 है, चंद्रयान 3 है, ये बात कर रहे हैं कि 2022 तक, है ना, 2022 तक ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है टू नो अबाउट द मून। और मून पर जाने, मून के बारे में जानना, है ना, मून पर जाना, मून पर रहना, मून को अपना बना लेना, यही ऑब्जेक्टिव है। आगे फ्यूचर अपना बना लेना मीन्स, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मून पे हम लैंड खरीदेंगे, है ना, वहां जाके रहेंगे, चांद पे रहना। तो मेन आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं पता। फ्यूचर का साइंटिस्ट क्या कर दें हमें नहीं पता। बट दैट इज नॉट इजी, ये बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हमें जो कंपोजिशन ऑफ ईयर है उसको उस तरह से मेंटेन करना होगा जिस तरह से इंडिया है, सॉरी जिस तरह अर्थ पे है। 20% ऑक्सीजन, 72% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी जिस तरह का कंपोजिशन है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसी तरह का हमें वहां पे डिजाइन करना है। डिजाइन कर पाते हैं, या हम अपने बॉडी को डिजाइन कर पाते हैं, या जो भी है। अगर मान लीजिए इस रूम में हम हैं, इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए 0 to 45 डिग्री, तो हम जिंदा रह सकते हैं 0 to 45 या 40 डिग्री। और ऑक्सीजन होनी चाहिए 20%, है ना। तो ऑक्सीजन जरूरी है ना, ऑक्सीजन पता चला हो गया यहाँ पे 10%, तो कैसे जी पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें पूरे टाइम एसी चलाना पड़ेगा फिर। तो वो सारी कंडीशन है। कभी आपको, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, कभी आपके इंटरव्यू पूछ सकता है कि ये जो ड्रीम है क्या इतना इजी है? इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं, क्योंकि हमें सारा एटमॉस्फेयर उसी तरह का मेंटेन करना जिस तरह से हमारे अर्थ पे है। दैट इज नॉट इजी। हम लोग मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर तक का मेंटेन करते हैं टेम्परेचर अपने रूम का, तब कितनी प्रॉब्लम होती है तो एक रूम में, ठीक है। तो ये है, और उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार हम चाणक्य में क्लास ले रहे थे, तो उस पूरे जिस रूम था, मेरा हॉल था, उसमें लगभग 600 650 बच्चे होंगे, और उसमें 86 एसी लगे हुए, 86 एक हॉल में, 86 एसी, समझिए आप इस तरह से, और पीछे चारों तरफ 86 उस हॉल में।
वही हम टॉपिक करवा रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे मेरी बात? आप बात कर रहे हो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, और खुद हमें ऐसी क्योंकि जून के महीने में विदाउट एसी सर्वाइव नहीं कर सकते दिल्ली में, है ना। तो ये चीजें हैं, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। खैर, तो ये 2022 में जाने वाला है, और ये कौन शुरू करेगा? इसरो। तो अच्छा, कुछ कुछ बातें हम समझ लेते हैं पहले कि इजली फॉर्म में। सबसे पहला है इसमें चंद्रयान, चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 1। और दूसरा इसमें है चंद्रयान 2, और तीसरा है चंद्रयान 3। एक बार डेट बता सकते हैं सबकी इनकी? तो ये इसकी डेट क्या है वो हम यहाँ पे लिखना है हमें, इसकी डेट क्या है वो यहाँ पे लिखना है, और इसकी डेट क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बताएं एक बार, कोई हो सकता है मिलाने को दे देते रहे वो तीनों की डेट। याद है? कम से कम ये टॉपिक कराने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप उसके बारे में। यस, 2018 में चंद्रयान 2। चंद्रयान 2, ओके। चंद्रयान 1 से शुरू करते हैं ना यहाँ से। देखिए, देख लीजिए, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। और ये है चंद्रयान 2 है 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019, ठीक। और ये हम लोग बात ये सोच रहे हैं दिसंबर 22 में, ये डेट है। ये कभी हो सकता है। ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, है ना, ये सक्सेस हुआ था। इसमें एक हमने एक रोवर भेजा था, इसका नाम था विक्रम, है ना, विक्रम, नाम सुना होगा आपने, विक्रम। तो विक्रम एक रोवर था, और ये मून के साउथ पोल पे इसने लैंड करने की कोशिश की थी, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, ठीक है। जो सॉफ्ट लैंड थी वो नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंड का मतलब होता है कि जैसे ये मून है और यहाँ पर वो जाता और यहाँ पर कुछ कदम वो चलता। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है सेंड इंफॉर्मेशन, यानी जो हम जिस पर्पज से हमने उसको भेजा था वो पर्पज कंप्लीट होता। एक्चुअली हुआ क्या है, जो कोरोना जो कोविड-19 आया है, तो इससे भी लोग कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखते हैं। वो बोलते हैं कि यानी जुलाई 2019 में हमारा जो चंद्रयान है वो फेल हो जाता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एलियन एक्टिविटी है, तो वो इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि हम लोग मतलब कई तरह के लोग कुछ बातें सोचते हैं ना, जैसे मूवी कैसे बनेगी, क्या हो सकता है सच भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम लोग स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, यूएसए इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना, और चाइना कर रहा है, जो भी कंट्री कर रहे हैं स्पेस में जाके अदर प्लैनेट पे, अदर सैटेलाइट्स पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको लगता है ऐसा कि एलियन एक्टिविटी तो कहीं नहीं हो सकती। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने थाली और ताली बजवाई, तो इससे कंफर्म भी हुआ कि शायद कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये र्यूमर है। और जब उन्होंने थाली और ताली की बात की, तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कहीं ऐसा तो नहीं ये वही बात हो। फिर उन्होंने रात में एक बार दीपक जलवा दिए पूरे भारत में, तो और कंफर्म हो गया। तो हालांकि एज ए पीएम वो बोल नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी लगता, देखो थाली बजवाने का रीजन ये था, एक साथ में जो साउंड वेव क्रिएट होंगी। और वो पहली बात क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था एक्टिविटी, वो पूरे वर्ल्ड में हुई थी एक्टिविटी, थाली वाली बात। तो अर्थ से जो साउंड वेव्स जाएंगी, तो हो सकता है उससे डिस्टर्ब हो और एलियन वापस चले जाएं। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। खैर ये डेट है, आप समझ गए होंगे क्या है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 1
चंद्रयान 2। हेलो सर। जी सर चंद्रयान क्या है सर? एक चंद्रयान एक प्रोजेक्ट है, एक कह सकते हैं क्या बोले हम, सेटेलाइट टाइप का है ना। एक ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, जैसे कुछ जैसे कोई ऐसी बॉडी बनाते हैं ये लोग कि खासकर ये जैसे नॉर्मली भाषा में सैटेलाइट ही लिखते हैं, चंद्रयान इज ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होता नहीं है वैसे, तो जैसे कोई इन्होंने ऐसी बॉडी बनाई है और जो जो जाके लैंड करेगी कहाँ पर, मून पे, है ना। मून पे जाके लैंड करेगी और वहां से हमें इंफॉर्मेशन भेजेगी। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन जो जैसे ये मून है, यहाँ से अर्थ पे इंफॉर्मेशन आएगी और इंफॉर्मेशन से हम देखेंगे कि फ्यूचर में हम वहां पर कोई ह्यूमन भी भेज सकते हैं, है ना, कि एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्ट करके हमारे पास भेजेंगे वो। तो ये एक प्रोजेक्ट है, और क्योंकि ये जो जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट जाता है, और इसी ऑब्जेक्ट में रोवर था विक्रम, विक्रम रोवर, और विक्रम रोवर पे ही जो अपने इंस्ट्रूमेंट थे या जो कैमरा लगाया था वो विक्रम पे लगाया था। ठीक है, तो ये इस तरह से था। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यही है कि वहां पर जाके लैंड करेगा, लैंड मतलब वहां पे उतरेगा और कुछ कदम मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद वहां जो सेंसर लगे हुए इस विक्रम में, वो इसरो को डेटा भेजेंगे। और ये कोई मतलब वहां पे डेटा भेजेंगे, उस वो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेटा से निकाल सकते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, वहां पे जो भी चीजें हैं। अगर हमें वहां पे मॉइस्चर पता चल जाए और वहां का गैस कौन कौन सी वो पता चल जाए, तो सब कुछ पता चल जाएगा। मॉइस्चर समझते हैं ना, वहां पे कितना पानी है ईयर में, अगर वो पता चल जाए, अगर हमें गैस का एक कंपोजिशन पता चले कि वहां पे नाइट्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं है, तो कितनी है, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है। नॉर्मली भाषा में चंद्रयान को सैटेलाइट ही बोलते हैं, ठीक है, उपग्रह। तो वैसे सैटेलाइट का डेफिनेशन ये होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। बट नॉर्मली बुक्स में हमने यही लिखा देखा है, चंद्रयान इज ए सैटेलाइट। बट अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो सीधे लिखा हुआ है चंद्रयान इज ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग लिखा दिया था आपको, दैट इज ए प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है ना, ये बॉडी को हम किसी भी चीज से भेज रहे हैं, किसी व्हीकल से भेज रहे हैं, और इसको कहाँ, और इसके अंदर हमने कैमरा लगा दिए, सेंसर लगा दिए, और ये जाके बॉडी गिर जाती है किस पे, मून पे गिर जाती है, लैंड करती है। फिर ये इसमें लगे हुए जो सेंसर हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं जहां से ये गया है, यानी इसरो को, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ये है, क्लियर हुआ? सर राइट। हिंदी में जो बहस होती है ना मीडिया में या चैनल पे, तो सीधे बोलते हैं चंद्रयान एक अभियान, एक वर्ड बोलते हैं चंद्रयान हमारा अभियान है। तो अभियान में वो भी नहीं क्लियर करते हैं कुत्ता है कि बिल्ली है, क्या है ये। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट, बस इतना फर्क था। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि, और एक चीज और है कि साथ में हम ये भी उन्होंने बोला है कि गगनयान, ठीक है, गगनयान के बारे में कल उन्होंने बात की थी। तो गगनयान भी भेजने वाले हम लोग भारत पर, सॉरी स्पेस में, गगनयान, गगनयान। गगनयान क्या है बता सकते हैं? देखिए, गगनयान इज ए क्रू मॉड्यूल, मतलब एक तरह से मॉड्यूल है अनमैन्ड, यानी इस पे जो आपने एक रोबोट सुना होगा, क्या नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जो लेडी रोबोट बनाया था उन्होंने, बायोमित्रा, ठीक है, बायोमित्रा एक रोवर बनाया है, और वो इसमें भेजने की बात कर रहे हैं वो लोग। यानी गगनयान इज अनमैन्ड प्रोजेक्ट फॉर स्पेस, है ना, डेवलप्ड बाय
इसरो एंड DRDO। ठीक है, तो ये अनमैन्ड प्रोजेक्ट है फॉर इसरो, यानी पहले इसमें रोबोट को भेजा जाएगा स्पेस में और फिर मैन को भेजा जाएगा, इंसानों को भेजा जाएगा, है ना। तो मानव रहित यान, एक तो सुना होगा हिंदी में मानव रहित यान। तो गगनयान का मतलब है स्पेस में अनमैन्ड प्रोजेक्ट है ये। और सबसे पहले एक रोबोट को भेजा जाएगा, उस रोबोट को बनाया गया, उसका नाम है बायोमित्रा, सुना होगा आपने, है ना, बायोमित्रा इस तरह से। तो बायोमित्रा ये एक रोबोट है जो इसके साथ जाएगा, और भी छोटे छोटे रोबोट है, 3 से 4 रोबोट जाएंगे इसके साथ। और ये वहां पर स्पेस में 5 to 7 डेज रहेंगे, 5 to 7 डेज रहेंगे। ठीक, और भारत में इसको प्लान पहले किया गया था 2021 में, लेकिन अभी इस साल प्लान कर रहे हैं कि इसको 2023 में लॉन्च करेंगे फाइनली। 2023 में, वैसे प्लान था ये 2021 का, कि 2021 दिसंबर में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो बस इतना ही जान लीजिए। इसमें अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति जाने वाला जो है वो राकेश शर्मा है इंडिया से, बट इंडियन है, पर इंडिया मतलब वो कहीं बाहर से दूसरे कंट्रीज भेजे गए थे, है ना, जो सोवियत रूस है वहां से भेजे गए थे राकेश शर्मा। और फिर से बोले कि इंडिया खुद अपने बल पे, खुद अपने इसरो से और DRDO से मिलकर भेजने का प्लान बना रहा है। पहले रोबोट भेजेंगे, और रोबोट अगर सक्सेस होता है, क्योंकि रोबोट सारे डेटा वहां से दे देगा वापस करके, कितना क्या है, तो ह्यूमन को वहां भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। तो ये है। वैसे आपको पता ही है इंडिया से कौन कौन लोग जा चुके हैं स्पेस में, कितने लोग हैं भारत से। अब वो कोई कंट्री भेजा उससे मतलब नहीं है, कितने लोग हैं बता सकते हैं कोई। स्पेस में जाने वाले 3 लोग हैं इंडिया से, ठीक है, नाम पता ही होगा आपको। पहले राकेश शर्मा, दूसरी कल्पना चावला, और तीसरी सुनीता विलियम। 3 लोग हैं, ठीक है। तो इंडियन है, स्पेस में गए हैं, लेकिन वो इंडिया गवर्नमेंट से नहीं, जो इंडिया का एक साइंस कह सकते हैं ना, इसरो है, जो हर चीज को स्पेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं भेजा है, और पहली बार वो भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको डिले कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पेस में बाद में देख लेंगे, पहले हम भारत में धरती पे देख लें। तो ये था गगनयान। कोई दिक्कत यहाँ तक? अनमैन्ड प्रोजेक्ट है ये, इसमें इंसान नहीं जा रहा है, ठीक है, रोबोट जा रहा है, दैट इज नेम इज बायोमित्रा। कभी आपसे क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आप समझिए इसके लिए जो पैसा खर्च होगा गगनयान के लिए 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, है ना। अब सोचिए आप, तो सीधा इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, क्यों गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान, ये सब इतना खर्च क्यों? तो आप लोग क्या रिप्लाई करोगे? पहली बात तो ये है, जो गवर्नमेंट कर रही है, देयर इज ए नो अननेसेसरी, वो सारी उस चीज की नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, और इनिशियली रिक्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं है कि सेकेंडरी हो, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन एक आम आदमी के लिए कैसे समझाना है आपको, तो बता सकते हैं? आप लोग सैटेलाइट का तो इजी बता देंगे, जिसमें एजुसेट है, या जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, या मिसाइल का भी आप बता देंगे, मिसाइल भी इजी है।
बट गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान, ये सब इनका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अच्छा जैसे मान लीजिए ये था एडुसैट है ना, एडुसैट सैटेलाइट है, या मान लीजिए अग्नि मिसाइल है, सपोज कीजिए अग्नि मिसाइल है। अच्छा, इसका तो इम्पोर्टेंस पता होगा ना दोनों को आपको, क्यों? इन दोनों को पता है ना क्या बताना है? क्यों अल्ताफ, बोलो। अफरोज, दर्शन, अरविंद, मालती, नाजुका का पता है, रोहित गुप्ता, सचिन। देखो, ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं, देखो ये चीज क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, और सिर्फ एग्जाम में या मीडिया में या फिर न्यूज़पेपर में, खासकर मैगजीन जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें बस यही आता है कि व्हाट, है ना, ये नहीं आता है व्हाई, ये कभी नहीं आता है ना। मैंने ये ज्यादातर कोचिंग में देखा भी है, टीचर लोगों को भी देखा है, वो बोलते हैं कि सिर्फ आप इस पर ध्यान दो, तो सिर्फ इस पे ध्यान दो। ऐसा नहीं, आपको यहाँ भी सोचना व्हाई, रीजन क्या है इसका, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब मैं इसको भी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। आप तीनों के सोच के रखना, जब भी आपको पता चले हमें जरूर बताना, कल ही बताना, आज छोड़ दीजिए। ठीक है, एडुसैट का, मिसाइल का और गगनयान का, तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे करते हैं। एक है BL, ये आपने देखी होगी, अभी आज की PIB में है ये, BL SRSAM, ये क्या है? आज के PIB में है। खैर, अगर आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो समझ जाएंगे। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी। फुल फॉर्म है वर्टिकल, ठीक है, लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, एयर मिसाइल, ये उसकी फुल फॉर्म है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस ईयर टू ईयर मिसाइल। ये बात समझ गए? वर्टिकल है ये, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल। हाँ, तो अब पता चल गया होगा आपको। एक तो वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ये है कि ये सीधे जाती है ना, फिर जाके फिर वो इस तरह से मुड़ती है, फिर जाके ड्रॉप होती है। अगर हमें पाकिस्तान पे गिराना है तो सीधे ऐसे नहीं, ऐसे चली जाएगी। मोस्टली मिसाइल आपने इस तरह से देखा होगा, लॉन्च होती है इस तरह से। इधर इसलिए बता रहे हैं कि इधर पाकिस्तान है, आपको ऐसे बताना है, इधर नहीं बताना, इधर चाइना है, दिक्कत हो जाएगी नहीं। और ये क्या है, वर्टिकल का मतलब इस तरह सीधा। खैर, तो ये क्या है, और ये डेवलप किसने किया है? DRDO है ना, DRDO द्वारा डेवलप हुआ है। और अभी इसके जो रक्षा मंत्री, मतलब हमारे देश के रक्षा मंत्री है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और ये मतलब इन्होंने उद्घाटन किया, बहुत सारी बधाई दी है DRDO के लिए। और इसका जो लॉन्च किया गया, इसको वो किया गया चांदीपुर से। चांदीपुर, अच्छा चांदीपुर कहाँ पर बताइए फटाफट, बस सेकंड में बताइए। चांदीपुर किस स्टेट में है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी। चांदीपुर इज ए मिसाइल लॉन्च सेंटर,
चांदीपुर जो चांदीपुर है वहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है या मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है। एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्री हरिकोटा, वहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों? एक इंडिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक को लेके, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ में जितनी मिसाइल्स हैं या जितने वेपन्स हैं उनको वहां पे डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है डीआरडीओ में, दिल्ली में। और एक जगह है थुम्बा, ठीक है, साउथ में कर्नाटका में थुम्बा। वहां क्या होता है, वहां पर सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है। और एक जगह है कर्नाटका में हासन, हासन सुना है आपने? इस सारी जगह जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो घुमाया जाएगा आपको, हासन, थुम्बा, डीआरडीओ, इसरो, सब जगह घुमाया जाएगा आपको। तो भारत दर्शन इसी का होता है। डरना नहीं है, काम सब दिक्कत नहीं है, खुल के करना है, सब कुछ है आपके लिए। आप सोचिए आपको डीआरडीओ में घुमा दिया जाए, आपको पिनाका, अग्नि, त्रिशूल सारा कुछ दिखा दिया जाए, आपको ऐसे ही रुकेंगे, बोले अरे ठीक है। थुम्बा तो केरल में है ना? हाँ केरल में, हाँ। तो सार जैसे अगर आपको इसरो में घुमा दिया जाए, समझिए आप, तो ये घुमाया सिर्फ इसलिए जाता है आपको भारत भ्रमण में, थुम्बा में और हासन में, चांदीपुर में, हरिकोटा में, डीआरडीओ में, और भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर घुमाया जाता है। तो सिर्फ यही होता है आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होना है। और छोटी सी चीज ये भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, है ना। जब घर में नई नई शादी होती है, क्या आती ना बहू को, तो घर की चाबी दी जाती है, दिखा दिया जाए इतना गहना रखा हुआ है, अब जिम्मेदारी आपकी है संभालना है। तो वही बात है आईएएस ऑफिसर की होती है। जब आईएएस ऑफिसर बनता है, ट्रेनिंग करके आता है, तो उसको सब कुछ दिखाया जाता है कि देखो डरना भी नहीं है और इसको बचाना भी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप प्रशासन हो, आप इस देश के प्रशासक हो। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जहाँ पे आपके हाथ में चीजें होंगी, वहां पे कई सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। तो वो चीजें दो पर्पज होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस के लिए, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि देखो सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन आप लोग रहोगे, इसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है फ्यूचर के लिए। तो इसलिए भारत दर्शन होता है वो, ठीक है। तो ये है BLSRSAM। दो तीन बातें याद रखना है। पहले यही सरफेस टू ईयर है ये, ठीक है, सरफेस टू ईयर, सरफेस टू सरफेस नहीं है, ईयर टू ईयर नहीं है, ये सरफेस टू ईयर है, ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये वर्टिकल है, बाकी तो पता ही है डीआरडीओ डेवलप किया, चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया है। जब भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो यही बनेगा, यहाँ वाला सरफेस टू ईयर वाला, ये है ना। जो वर्टिकल है तो सरफेस टू ईयर तो होगा ही होगा, वर्टिकल की बात आ रही है, लेकिन वहां पर इतना दिमाग काम नहीं करता है। अब इसको लिखना चाहेंगे तो बस वही लिख सकते हैं कि क्या है ये, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका पर्पज और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव तो सीधी सी बात है ना, सिक्योरिटी फॉर कंट्री, और इम्पोर्टेंस भी यही है कि इसलिए हम, अच्छा इम्पोर्टेंस अगर पूछे तो दो लाइन बता दीजिए इम्पोर्टेंस की इसकी। ऑब्जेक्टिव तो जानते ही हैं, इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है? पहला तो चलो हमें पता है, सेकंड बताइए। पहला आप इम्पोर्टेंस यही बताएंगे कि इससे हमारी सुरक्षा होगी, है ना, इससे हम लोग सिक्योर होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस, पहला तो आपका इम्पोर्टेंस है दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अवर कंट्री, अवर नेशन, ये हमें सुरक्षा देगा। दूसरा इसका पर्पज है दैट मिसाइल या वेपन्स यूज फॉर द एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए भी यूज होता है। हालांकि भारतीय सेना इनसे लेती नहीं है, लेकिन हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक तरह से मार्केटिंग भी है, एक्सपोर्ट से हमें जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होगा, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंस है इसकी,
और जियो पॉलिटिक्स तो होती ही है, जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। पहला तो सिक्योरिटी, नेक्स्ट है इसमें जियो पॉलिटिक्स, और तीसरा है दैट मे बी यूज फॉर द जनरेट द रेवेन्यू, यानी इससे निर्यात करके इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कमर्शियल यूज, यस। आवाज आप क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए हम बता देंगे। तीन ही मैंने अभी तक तीन इंपोर्टेंस बताए। पहला बताया मैंने इसका सिक्योरिटी के लिए, दूसरा है जियो पॉलिटिक्स, और तीसरा है एक्सपोर्ट यानी कमर्शियल यूज। जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि इन पूरे वर्ल्ड में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमसे डरते हैं या नहीं, या रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं, या हमें कुछ समझते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। जब हमारे पास रिसोर्स होगा, हाँ प्रॉब्लम है थोड़ी। हाँ कोई नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा देख लीजिए, एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, हो सकता है सही हो जाए। अभी तक और मॉर्निंग में तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। खैर, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, हाँ सांस्कृतिक या संस्कृति महोत्सव, हाँ। तो ये है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो ये कहाँ हुआ है? पहली बात, दैट इज अ इवेंट, ये कार्यक्रम है, इवेंट है, ठीक है। किसका इवेंट है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इवेंट है। कहाँ ये हो रहा है? दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग, हाँ ये दार्जिलिंग में हो रहा है। ये दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो दैट इज अ इवेंट, ये कार्यक्रम है किसका? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसको दार्जिलिंग में हो रहा है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस है, और ये 3 डेज का होगा, 3 डेज का, ठीक है। ये 3 डेज का कार्यक्रम है, ये 3 दिन का। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो पहली बात है, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय मीन्स है पूरे नेशन को कवर कर रहा है, ये पूरे इंडिया का है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट। और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ है इसकी? ऑब्जेक्टिव है कहते हैं कि अगर कोई वीवीआईपी है ना, किसी चीज को अगर लॉन्च करता है तो वो वर्ल्ड में दिखती है ना। अगर हमारे पीएम ने कुछ भी किया या गवर्नमेंट ने कुछ भी किया तो लोग देखते हैं। तो ये जो इवेंट है या जो महोत्सव है, दैट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन handicraft product for market, for sale in national and international. That event organized by the Amazon and the Alibaba, दोनों है ना, जानते हैं आप अलीबाबा को और अमेजन को, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, इस इवेंट को। तो सीधे देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोवाइड platform for Indian for Indian showcase talent of our artist,
आवर आर्टिस्ट, जो हमारे कलाकारों का टैलेंट है। ठीक है, अब इसका जो अब यानी पूरे खासकर जो हमारे भारत के जो कलाकार हैं उनके टैलेंट को दिखाना है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। श्रेष्ठ भारत, ठीक है, श्रेष्ठ भारत। तो ये आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी पता है आपको। तो इसमें जो मेनली फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा फोक आर्ट पे, फोक आर्ट और फोक आर्ट पे, और खासकर जो हैंडीक्राफ्ट पे भी, हैंडीक्राफ्ट पे ये है। और मोस्टली जो फोक आर्ट जानते हैं आप लोग क्या होता है? फोक आर्ट जो लोकल लेवल पे होता है। हाँ, जो लोकल लेवल पे होता है। जैसे आपको एग्जांपल देंगे, आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डांस है रऊफ, है ना, रऊफ डांस हाँ देखा सर। है? कौन करता है इसको? तो लड़कियां करती है सर। लड़कियां करती है ना। तो रऊफ डांस है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। रऊफ डांस जम्मू कश्मीर का है और इसको लड़कियां करती हैं ग्रुप में। तो बहुत सारे फोक इवेंट आप जानते होंगे, लाइक महाराष्ट्र में तमाशा है, ठीक है, और यूपी में नौटंकी है, इधर असम बिहार में देखेंगे तो छऊ डांस है, छऊ डांस है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोकल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको इवेंट को किया गया था, ठीक है। तो ये है। सर बिहार का कौन कौन डांस है सर? तो बिहार के डांस नहीं जानते हो? अपने यहाँ के कौन कौन डांस है बताइए ना। नागिन डांस को छोड़ के सब डांस है आपके। हाँ, छऊ डांस सुना है? छऊ, छऊ डांस है। नो सर, पहला बार सुन रहे हैं सर। पहली बार सुन रहे हैं? क्या बताएं आपके यहाँ। पवन छैला तो आपके यहाँ क्या है ना, उससे पूछिएगा, सारे डांस समझ में आएंगे ना। कई सारे लोकल आर्टिस्ट हैं। तो ये है, कभी करवा देंगे लोकल फोक म्यूजिक एंड फोक डांस क्योंकि बुलाने के लिए देते हैं ये क्वेश्चंस को। ये क्या है? स्फूर्ति, है ना। इस हिंदी में देखो ऐसे लिखो इसको, स्फूर्ति। अभी आजकल के पेपर में है, हो सकता है दाइंदू में हो, स्फूर्ति। ये भी एक तरह से प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है, एक तरह से स्कीम है। हम इसको फुल फॉर्म लिखेंगे तो आप समझ जाओगे। ये भी पीआईबी में आज के 22 तारीख के पीआईबी में है। तो अब देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है, तो समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको अगर उसमें ब्रैकेट में उसकी फुल फॉर्म दी होती है तो बहुत अच्छे से फुल फॉर्म को समझने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा फुल फॉर्म से। बट यही है कि आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है उस पर फुल, मतलब क्वेश्चन को देख के। देखिए फुल फॉर्म कैसे बताती है। स्कीम, है ना, स्कीम, ठीक है। स्कीम ऑफ फंड, स्कीम ऑफ फंड, ठीक है, फॉर रीजनरेशन, फॉर फंड फॉर रीजनरेशन, 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 ठीक है, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये है इंडस्ट्री, पूरी तो इंडिया समझोगे आप,
इंडस्ट्रीज। तो ये है, आप समझ गए होगे शायद आप, है ना, फुल फॉर्म से क्लियर हो गया होगा। पहला देखिए, ये स्कीम है ना, ऑफ फंड, फंड प्रोवाइड करती है किसके लिए, रीजनरेशन, यानी दोबारा से शुरुआत करने के लिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो ट्रेडिशनल यानी जो परंपरागत इंडस्ट्रीज थी उनको दोबारा से रीस्टार्ट या रीजनरेट करने के लिए एक स्कीम है। किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। और इसका जो ये इंडिया में 18 स्टेट में शुरू की गई है। 18 स्टेट, संपूर्ण भारत में नहीं है, 18 स्टेट में शुरू की गई है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, वैसे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से पता चली गया होगा आपको, इसका ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू सपोर्ट 42,000, है ना, 42,000 आर्शियंस यानी कलाकारों का सपोर्ट करना है, 42 आर्टिस्ट को या आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए। और कौन सा क्राफ्ट समझते हैं ना, हैंड जो बनाया जाता है, और मोस्टली ऐसा क्राफ्ट जो बैम्बू से बना हो, है ना, बैम्बू हो, और कारपेट एंड पोट्री, है ना, पोट्री, तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये है पोट्री। जानते हैं क्या होता है, क्या गुड्डू बताओ, पोट्री क्या कहते हैं, पोट्री किसको कहते हैं, पोट्री को? जी सर, एक कविता है सर, कहानी है सर। मिट्टी के बर्तन। हाँ, पोट्री बर्तन राजस्थान का बहुत फेमस है। पोएट मतलब बर्तन होता है सर, पोएट मतलब। हाँ, अरे पोट्री समझिए बस, मतलब मिट्टी या चीनी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी या चीनी के बर्तन बनाना या कुछ भी खिलौने बनाना, टेरिकोटा टाइप के, तो पोएट्री है। तो ये स्फूर्ति एक स्कीम। कभी आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ से बन सकता है ना, और ये ट्रेडिशनल बहुत कुछ बता देगा आपको। ट्रेडिशनल आर्ट जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पहले हुआ करते थे, जो बांस से बनती थी, कारपेट आज भी है। तो ये है, आप समझिए कि ये सारी स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, सिर्फ पर्पज इनका एक ही है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन एजुकेटेड पर्सन थ्रू स्किल्स। स्किल तो चाहिए, पढ़ा लिखा ना हो तो चलेगा। बताइए, जो घर में हमारे दादी या नानी या मम्मी जो भी लोग थे, वो लोग अचार बनाते तो कोई पढ़े लिखे थे क्या वो, है ना। बहुत सारे ऐसे आइटम आपने घर में देखे होंगे अपने, अब तो खैर बनना बंद हो गए होंगे, है ना, जो अब आप लोगों की भाभी, है ना, नई चाची, खुद की बीबी आ गई तो बंद हो गया सारी चीजें। लेकिन थोड़ा पहले जाएंगे, 15-20 साल पहले तो सारी चीजें थी। मतलब कहने का है कि वो पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उनको हैंडीक्राफ्ट पूरा आता था। जी मालती जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो लोकल प्लस वोकल, क्या उससे हम जोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल, लोकल प्लस वोकल एकदम ठीक है। मतलब ये फंड प्रोवाइड करता है उन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो ट्रेडिशनल चीज जुड़ी थी, जैसे कारपेट बनाना। कारपेट समझते हैं ना, जो चटाई क्या बोलते हैं, मैट, वो उसको बनाना। सर हम कश्मीर में वो कालीन बनाते हैं। हाँ, कश्मीर में तो बस कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो थोड़े से रिमोट एरियाज हैं, उसमें तो सारी चीजें फेमस हैं यहाँ की। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वहाँ का सॉल, क्या नाम है उसका, पश्मीन।
पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल। तो ये है पश्मीना शॉल। कई बार हमने मंगाने की सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी किसी को मंगा के दें वो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, तो लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। सर स्टार्टिंग 25,000 से है ना उसका, पश्मीना का कुछ जी ऐसा सर। ही है ना। जी सर, मैं देखूंगा, अगर आपको जरूरत हो तो कोई ये टेंशन नहीं सर। जरूरत नहीं है, मतलब किसी को अगर दिया जाए तो उसे पता तो ये है क्या, पता चले उसको समझ में नहीं क्या है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो रिमोट एरियाज में है वहां पे एजुकेशन नहीं है, खासकर मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो 18 स्टेट वही हैं जहां पर नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है। एक वर्ड है यहाँ पे, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी, है ना। और नेचुरल प्रॉस्पेरिटी कहाँ कहाँ पर है, अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में तो छत्तीसगढ़ है, एमपी है ना, और कुछ कुछ एरिया केरला का भी है, और उधर नॉर्थ चले जाएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर 7 पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन है। लेकिन नेचुरल प्रॉस्पेरिटी ना यूपी में है, ना दिल्ली में है, ना मुंबई, ना महाराष्ट्र, ना राजस्थान, ना ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ नहीं है। तो अगर आपको कभी इलिमिनेट करना हो 18 स्टेट कौन कौन से होंगे, तो पहले ये समझ लीजिए कौन से नहीं होंगे। वो स्टेट होंगे जिनमें नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है, यानी जहां पर नेचर है, जहां पर कॉमर्शियल पॉपुलेशन कम है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, झारखंड भी उतना नहीं, क्योंकि पूरा वहाँ पे कोल माइन वगैरह है, तो उतना वो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी में नहीं है। और जो कॉमर्शियलिटी से दूर है वो है, ठीक। क्योंकि ये वर्ड हमने नेचर प्रॉस्पेरिटी इसलिए यूज किया है ताकि आपको इजिली वहां एलिमिनेट कर सकें। इसी बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि फॉरेस्ट को डिक्रीज ऑर्डर में लगाना था, तो घटते क्रम में या शायद बढ़ते क्रम में, ऐसा कुछ था, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग, इससे कुछ एसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था फॉरेस्ट को। तो वहां भी आपको ये समझना है कि कौन सा स्टेट है जो नेचुरली प्रॉस्पर है, मतलब प्राकृतिक रूप से धनी है, तो वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होंगे वहां पे। अब आप इसमें कोई समझने में टाइम नहीं लगेगा आपको कि नेचुरली जो अगर प्रॉस्पर है, 2 स्टेट हमारे सामने हैं, एक महाराष्ट्र, एक छत्तीसगढ़, तो दोनों में सीधे आप बोल सकते हो कि नेचुरली प्रॉस्पर छत्तीसगढ़ है, तो फॉरेस्ट भी छत्तीसगढ़ में ही होंगे। डेटा कितना याद रखोगे आप, नहीं रख पाओगे, लेकिन हाँ 2 स्टेट दिए हुए हैं, एक यूपी है, एक हिमाचल है, तो सीधी सी बात है, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी हिमाचल में ज्यादा है, बस सिंपल सा फॉर्म है। खैर टाइम हो गया हमारा, और कल हम लोग कर लेंगे कि एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं, है ना। तो एडिशनल जज, तो एक बार लिख लेते हैं आप लोग, एडिशनल जज अपॉइंटमेंट हुए हैं, कहाँ हुए बता सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही एडिशनल जज फॉर एडिशनल जज टू केरला। खैर बात सिर्फ करेंगे एडिशनल जज पे, तो हम लोग कल ही करेंगे। और बात सिर्फ इतनी सी है कि हु अपॉइंट एडिशनल जज, तो एडिशनल जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एडिशनल जज। तो कहीं आपको लगे कि एडिशनल वर्ड यूज किया है तो कहीं कुछ और बड़ी आफत होगी, ऐसा नहीं कि एडिशनल जज का मतलब है 4 एक्स्ट्रा से दिए गए हैं उनको। तो आवाज नहीं आ रही है क्या मालती, अब देख लीजिए एक बार। और ठीक है, हम लोग कल वैसे चाहेंगे इस पर डिस्कस कर देंगे, लेकिन एडिशनल जज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अभी केरला को ये 4 जज दिए गए, इससे मतलब नहीं है किसको दिए गए, मतलब इसके अपॉइंटमेंट से है। तो ये है। और क्या एडिशनल जज रिक्वायरमेंट मतलब रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं या फिर रिक्वेस्ट पे दिए जाते हैं, वो थोड़ी सी हम बात कर लेंगे।
और वो रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट किससे की जाती है? यस बताएं। सर कंसल्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या हाँ हाई कोर्ट के जज। ठीक है, तो यही बात है कि किसको किया जाता है। और तो इसको कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2-4 मिनट, फिर आगे शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मिलते हैं 9:20 पे। ठीक है अल्ताफ, सचिन? ठीक है सर।